किया आपने 15 सालों में कि बिहारी वापस आए, और ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े हैं कि वापस आना तो दूर की बात है, पलायन में और ज्यादा वृद्धि हुई है। सबसे पहले उन्हें सेंस ऑफ सिक्योरिटी दीजिए कि भैया आप यहाँ पर आकर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे तो आपको यहाँ पर राज्य सरकार सुरक्षा देगी। सिंगल विंडो क्लियरेंसेस बनाइए, इच्छा शक्ति तब तोड़ देती है निवेशकों की जब तक यहाँ पे अलग अलग विभागों से उनको क्लियरेंसेस मिलते हैं। राज्य सरकार को सिर्फ अपनी जाति व्यवस्था के ऊपर चिंता है, उनके जातीय समीकरण के ऊपर। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, इतना समय तो इन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं बिताया जितना समय इन्होंने अपने जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में। वो मुख्यमंत्री, और यही कारण था कि पिछले चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आप सब जानते हैं कि मेरे नेता, मेरे आदर्श और मेरे पिताजी रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस समारोह के दिन से 5 जुलाई से हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी, और ये आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हम लोगों ने हाजीपुर से करते हुए बिहार के अनेकों जिलों से होती हुई ये यात्रा गुजरी है। लगभग 22-23 जिले अभी तक इस यात्रा के माध्यम से हम लोग पूरे कर चुके हैं। आप सबके कैमरे साक्षी हैं, या आप सबके सहयोगी पत्रकार जो विभिन्न और जिलों में हैं, जिस जिस जिले से ये यात्रा होकर गुजरी है, वो इस बात की गवाही देंगे, या उनके कैमरे, उनकी तस्वीरें, उनके वीडियो इस बात की गवाही देंगे कि जो एक अपार जन समर्थन इस आशीर्वाद यात्रा को मिल रहा है वो अभूतपूर्व है, अनप्रेसिडेंटेड है। ईमानदारी से इससे पहले हम लोगों ने भी बिहारी बस यात्रा की थी, बिहार बचाओ यात्रा की थी, पर जिस तरीके से इस आशीर्वाद यात्रा को लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, अगर मैं कोई बड़े शब्द का इस्तेमाल करूं तो आपको टोकिएगा मुझे, एक जन सैलाब देखने को मिल रहा है इस यात्रा के साथ। जहां जहां से भी ये यात्रा जा रही है, भारी संख्या में युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, भारी संख्या में अपना आशीर्वाद देने के लिए। इससे पहले बहुत कम मैंने ऐसा देखा था कि महिलाएं इस तरीके से सड़क पर पूजा की थाली, आरती की थाली लेकर, और जिस ममता के साथ वो मुझे गले लगाकर आशीर्वाद देती हैं, ये तमाम बातें मेरे मनोबल को और ज्यादा बढ़ाती हैं कि भैया जिस कामना में मैं आया था, जिस आशीर्वाद की चाह में मैं आया था, वो भरपूर मुझे मिल रहा है, और भले वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो। और मैं भी बार बार मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारी लड़ाई 12 करोड़ बिहार वासियों के बेहतर भविष्य की है। मेरी लड़ाई किसी जाति विशेष, धर्म विशेष की नहीं है, मेरी लड़ाई 12 करोड़ बिहार वासियों के बेहतर भविष्य की है। पिछले 15 साल से बिहार में जो सरकार है और जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, उनकी नीतियों का मैं विरोध करता हूँ। मैंने निरंतरता में मैंने उनकी नीतियों का विरोध किया, आज भी उनकी नीतियों का मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं मानता कि भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास कोई ऐसी नीति है जिसकी वजह से बिहार का विकास हो सकता है। मैं नहीं मानता कि भैया 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। मैं नहीं मानता कि नली गली बनाने से, हर घर नल का जल पहुंचाने से बिहार का विकास हो सकता है। ये तमाम बातें तो 15 साल में हो जानी चाहिए। अभी तक ये कार्य हुए क्यों नहीं, ये सवाल होने चाहिए। 15 साल से आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर 15 साल में अगर आप नली गली नहीं बना पाए, अगर 15 साल में आप बेहतर स्वास्थ्य सेवा, बेहतर शिक्षा सेवा, रोजगार आप उत्पन्न नहीं कर पाए, तो किस काम के आप मुख्यमंत्री? जो मुख्यमंत्री अपने कैटरैक्ट के ऑपरेशन के लिए, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए 1000 किलोमीटर की यात्रा करके दिल्ली जाता हो चार्टर फ्लाइट से, तो सोचिए उन्होंने हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य की क्या हालत करके रखी होगी। कोई और बुजुर्ग दंपति यहाँ पर अगर किसी गांव में अगर उनको इलाज कराना हो मोतियाबिंद का, तो कौन देगा उनको चार्टर फ्लाइट 1000 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए? इन्होंने अपनी विकास गाथा में एक ऐसा अस्पताल, एक ऐसा डॉक्टर नहीं बनाया जो मुख्यमंत्री का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दे। वही शिक्षा की कितनी बदहाल स्थिति है। आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है शिक्षा के लिए। क्यों? और कोटा के हालात जानिए, आप सब जानकार लोग हैं, आप सब जानते हैं कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान। क्यों ये व्यवस्था भैया हम लोग पटना में नहीं दे सकते, बिहार में नहीं दे सकते, आरा बक्सर में नहीं दे सकते? क्यों हम लोग बिहार के अलग अलग जिलों में हम लोग एजुकेशनल हब नहीं बना सकते? क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ध्यान नहीं है इसमें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब 2005 में पहली बार
जब मुख्यमंत्री बनकर आए थे तो उस वक्त इन्होंने कहा था कि मेरा सपना है कि बिहार से बाहर जितने लोग गए हैं पलायन कर कर उनको मैं वापस अपने प्रदेश में लेके आऊं। क्या किया आपने 15 सालों में कि बिहारी वापस आए? और ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े हैं कि वापस आना तो दूर की बात है, पलायन में और ज्यादा वृद्धि हुई है। शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो, मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई मुंबई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए या दिल्ली का लड़का बिहार आता हो रोजगार के लिए। सिर्फ बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जवाबदेही तय करने की जरूरत है। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बिहार विधानसभा चुनाव में खुलेआम ये कहता हो कि भैया बिहार में रोजगार नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि बिहार वाटर लॉक है। तो भैया गुजरात से लेके, राजस्थान से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, महाराष्ट्र से लेके कितने ऐसे राज्य हैं जो वाटर लॉक हैं, और उन्हीं राज्यों में बिहारी जाते हैं काम करने। अगर वहां जाकर काम कर सकते हैं तो हमारे प्रदेश में आप रोजगार के अवसर क्यों नहीं दे सकते? और जब आप एक तरफ कहते हैं, विरोधाभास देखिए इन लोगों में, एक तरफ बोलते हैं कि भैया रोजगार नहीं उत्पन्न हो सकता, दूसरी तरफ चुनावी जुमला कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। पिछले 8 महीने में बताइए ना कितने लाख दे दिया आपने? लाख छोड़ दीजिए, कुछ हजार ही दिया हो तो वो भी बता दीजिए। पर यहाँ रोजगार देना, नए रोजगार देना तो अलग बात है। जो बैकलॉग है ये उसको भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। कितनी ऐसी सरकारी वैकेंसीज हैं, लगभग 4.5 सवा 4 साढ़े 4 लाख के करीब ऐसी सरकारी वैकेंसीज है जिसको सरकार पूरा नहीं करती, उसको भर्ती नहीं है। अब बिहारियों के ऊपर लाठियां चलाई जाती है, पीएड के शिक्षक जाते हैं उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती है। छात्र, बिहार अनोखा ऐसा प्रदेश है जहाँ पे 3 साल का कोर्स 4-4 5-5 साल तक उसका रिजल्ट नहीं आता। कौन जिम्मेदार है इसका? इसीलिए आज की तारीख में जिस तरीके से ये जन सैलाब उभर कर आ रहा है, ये एक बात को स्पष्ट करता है कि लोगों का अटूट विश्वास आज की तारीख में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ जुड़ता जा रहा है। मेरे नेता, मेरे आदर्श, मेरे पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का अंतिम सपना जो संकल्प के तौर पर मुझे देकर गए थे, मुझे खुशी है कि आज बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट घर घर पर पहुंच रहा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अगर आप विजन डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, शायद ही बिहार की कोई ऐसी समस्या होगी जिसका हम लोगों ने उसमें जिक्र नहीं किया, जिसका समाधान हम लोगों ने नहीं किया। रोजगार की बात है, मैं आपको समाधान देता हूं भैया, रोजगार के अवसर यहाँ पर उत्पन्न करने सबसे पहले निवेशकों को बुलाइए। गुजरात में जैसे समिट होता है, इन्वेस्टर समिट होता है, वाइब्रेंट गुजरात के नाम से होता है, मध्य प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, कौन सा राज्य है जो कि नहीं करता इस तरीके के समिट? आखिरी बार मुख्यमंत्री ने निवेशकों को कब बुलाया? किसी को नहीं पता। आप इनवाइट कीजिए, आप उन्हें सुविधाएं दीजिए, सबसे पहले उन्हें सेंस ऑफ सिक्योरिटी दीजिए कि भैया आप यहाँ पर आकर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे तो आपको यहाँ पर राज्य सरकार सुरक्षा देगी। सिंगल विंडो क्लियरेंसेस बनाइए। इच्छा शक्ति कम तोड़ देती है निवेशकों की जब तक यहाँ पे अलग अलग विभागों से उनको क्लियरेंसेस मिलते हैं। लैंड रिफॉर्म्स बदलने की जरूरत है, ये तमाम चीजें करने की जरूरत है, तब जाकर आईटी सेक्टर, एमएनसीज हमारे प्रदेश में आ सकते हैं, जिसके बारे में राज्य सरकार कोई बात करना जरूरी नहीं समझती। राज्य सरकार को सिर्फ अपनी जाति व्यवस्था के ऊपर चिंता है, उनके जातीय समीकरण के ऊपर। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, इतना समय तो इन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं बिताया जितना समय इन्होंने अपने जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में बिताया। कभी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, कभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, मजाक बना के रखा हुआ, कभी ये समीकरण, कभी वो समीकरण। तो भैया जो बिहार में जो बदहाल स्थिति है उसकी चिंता कौन करेगा? बाढ़ से जो लोग प्रभावित हैं, हर साल बाढ़ आती है भैया, कौन सी नई बात है? ब्रेकिंग न्यूज थोड़ी है, अगले साल फिर इस वक्त बाढ़ आएगी। मैं आज से घोषणा करके जाता हूं, जबकि मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं। पर उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में हम लोगों ने सुझाव दिया कि भैया नदियों को जोड़ने की योजना पे काम करें। बिहार का आधा हिस्सा जो बाढ़ से प्रभावित रहता है, आधा सुखाड़ से प्रभावित रहता है, कैनाल्स बनाइए, डाइवर्ट कीजिए पानी को ऐसी जगह पर जो कि जहां पे ज्यादा पानी है वहां से सुखाड़ के इलाके में लेके जाइए। सिंचाई की व्यवस्था भी इससे बेहतर होगी। कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा, हमारे किसानों को इससे सहूलियत मिलेगी। पर इन विषय पर ध्यान ही नहीं है मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ जात पात धर्म मजहब में उलझे रहते हैं कि मैं दलित को महादलित कैसे करूं, पिछड़ा को अति पिछड़ा कैसे करूं, अगड़ा पिछड़ा के बीच में मैं लड़ाई कैसे लड़ाऊं। सिर्फ ये ध्यान रहता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। और सिर्फ चुनावी घोषणाएं उनसे करवा लीजिए। चुनाव के वक्त वो घोषणा करते हैं कि किसी दलित परिवार में हत्या होगी तो भैया हम लोग उनको सरकारी नौकरी देंगे। आज कितने ऐसे परिवार हैं जहां पर हत्याएं हुई हैं? एक परिवार बता दीजिए जिसको सरकारी नौकरी मिली हो। अभी आते वक्त यहाँ नेहरू नगर में दलित परिवार के लोग थे, गरीब परिवार के लोग थे, उनका घर तोड़ दिया गया। जब चुनाव आते हैं तो आप घोषणाएं करते हैं कि भैया महादलितों को हम लोग 3 डिसमिल जमीन देंगे, विभिन्न तरीके की घोषणाएं आपके सामने आती है, ये जमीन देंगे, ये नौकरी देंगे। पर उसके बाद जब आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो इस तरीके से उनके घर तोड़े जाते हैं।
बुजुर्ग महिलाएं हैं, वहां पर बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। भाई जब तक आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करते, कैसे आप उनका घर तोड़ सकते हैं? आप उनको पहले विकल्प तो दीजिए कि आपको यहाँ से हम लोग स्थापित कर रहे हैं इस जगह पर आप आते हैं सीधा बुलडोजर उठाते हैं, क्योंकि सरकार आपकी, आप जो चाहेंगे आप करेंगे। तो जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के लोगों का नहीं है, जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के गरीबों के हक की बात नहीं करता, उनको उनका हक अधिकार नहीं देता, वो मुख्यमंत्री। और यही कारण था कि पिछले चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तीसरे नंबर की पार्टी बनकर वो रह गए थे। और उसके बाद आने वाले समय में आप देखिएगा जिस तरीके से इस यात्रा में, जहां एक तरफ मुझे बिहार बस, बिहारी बस के प्रति लोगों का जुड़ाव दिखता है, वहीं दूसरी तरफ मुझे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों से लोग नफरत करते हैं, वो आक्रोश मुझे दिखता है। बेरोजगारी आज की तारीख में इतना बड़ा विषय है, इतना बड़ा मुद्दा है, उसमें मुख्यमंत्री पूरी तरीके से खामोश रहते हैं। दूसरे प्रदेशों में लोग जाए, वहां पर लाठियां खाए, पिटे, कुछ करें, मुख्यमंत्री को उससे कुछ लेना देना नहीं। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। आप सबसे मैं आग्रह करूंगा, बिहार के किसी भी गांव में चले जाइए, पूछिए किसी से भी कि भैया क्या बिना घूस दिए कोई काम होता है? बिना घूस दिए एक काम नहीं है बिहार में जो होता हो। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमारा जीरो टॉलरेंस है करप्शन में, जीरो टॉलरेंस है क्राइम के लिए। आए दिन बिहार में हत्याएं होती हैं और इनका जीरो टॉलरेंस है क्राइम के लिए। शराबबंदी की बात करते हैं, खुलेआम शराब मिलती है। तो इन तमाम बातों पर जब प्रदेश का नेतृत्व, प्रदेश का मुखिया ही आंख मूंद कर अगर बैठ जाए, तो उसके बाद जनता ही जागती है। और जिस तरीके से जनता का जन सैलाब आ रहा है, बहुत ज्यादा समय नहीं है। मैं तो मान के चल रहा हूँ कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे और अगले मध्यावधि चुनाव परिणामों के बाद लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर कर आएगी, ये मेरा विश्वास है। अब इसके बाद अगर आप